नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम वाक्य विचार यानी कि वाक्यों पर विचार कर रहे हैं और उनके भेदों को पढ़ रहे हैं। काफी कुछ इसमें हम पढ़ चुके हैं, वाक्यों के अंग पढ़ चुके हैं, वाक्यों के यहाँ पर पद पढ़ चुके हैं कि वाक्य में किस किस तरह के पद प्रयोग किए जाते हैं। और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्यों के भेद, यानी कि वाक्य कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो वाक्य हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो रेडी हो जाइए आप सभी, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे आज का टॉपिक है वाक्यों के भेद। दो भेद बताए हैं वाक्यों के। पहला भेद है आपका अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो दोनों को हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य किस प्रकार के होते हैं। और इससे पहले जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने वाक्य संरचना के बारे में पढ़ा था। तो वाक्य संरचना में हमने यहाँ पर दो चीजें पढ़ी थी कि वाक्य संरचना जो होती है वो दो प्रकार से बनी हुई होती है। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं? पदक्रम और अन्वय। दोनों को हमने यहाँ पर क्लियर किया था कि पदक्रम क्या होता है और दूसरा अन्वय क्या होता है। अन्वय क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पर पदक्रम में कहा कि वाक्य में शब्दों को यथास्थान पर प्रयोग करना आपका पदक्रम कहलाता है। यानी कि जब भी आप वाक्य में शब्दों को यथास्थान पर, उनके उचित स्थान पर जब आप उनको प्रयोग करते हैं तो उसको पदक्रम कहते हैं। और अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य की जो रचना है, अन्वय का अर्थ होता है मेल। तो जब आप वाक्य की रचना करते हैं उस समय पर जो संज्ञा होते हैं, क्रियापद होते हैं, उनके जो लिंग होते हैं, वचन होते हैं, उनका परस्पर मेल होना चाहिए। यानी कि जो संज्ञा है, जो क्रिया वहां पर प्रयोग हुई है वो या तो अगर वहां पर कर्ता है तो कर्ता के आधार पर होगी, अगर कर्म के आधार पर, अगर वहां पर कर्ता की प्रधानता है तो कर्ता के आधार पर होगी, कर्म की प्रधानता है तो कर्म के आधार पर होगी। तो इस तरह से मेल होना चाहिए उनका आपस में। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी थी, पदक्रम और अन्वय। उसके बाद हमने यहाँ पर वाक्यों के भेद बताए थे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो देखिए अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद होते हैं वो यहाँ पर 8 प्रकार के बताए गए हैं। यानी कि 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो आपके वाक्य हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 8 प्रकार के होते हैं ये हम पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला विधान वाचक। रिवीजन हम कर रहे हैं तो पहले भी ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको ध्यान पूर्वक समझना है। निषेध वाचक,
अगला है आपका संदेहवाचक। संदेहवाचक। नेक्स्ट आपका इच्छावाचक। इच्छावाचक। नंबर 5 है आपका प्रश्नवाचक। नंबर 6 संकेत वाचक। नंबर 7 आज्ञा वाचक। और नंबर 8 है आपका, देखिए हमने यहाँ पर 7 तरह के यहाँ पर हमने शब्द पढ़ लिए हैं। और नंबर 8 है आपका विस्मयादिबोधक। तो ये 8 तरह के आपके वाक्य होते हैं। हम यहाँ पर वाक्यों के भेद पढ़ रहे हैं, तो अर्थ के आधार पर निम्न 8 तरह के वाक्य आपके होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक एवं विस्मयादिबोधक वाक्य। तो एक एक करके सभी को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि क्या होते हैं विधानवाचक, क्या होते हैं निषेधवाचक, क्या होते हैं संदेहवाचक। देखिए वैसे तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, सबका नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि कौन से वाक्य किस तरह के होते हैं। लेकिन क्योंकि कई बार हम परीक्षाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम गड़बड़ कर देते हैं, हम नहीं समझ पाते कि कौन सा वाक्य किस तरह का है, तो उसके लिए आपको फिर से एक बार यहाँ पर क्लियर करना होगा। तो हम शुरू करते हैं विधानवाचक से। जो हमारा सबसे पहला वाक्य दिया गया है यहाँ पर, वो है विधानवाचक। विधानवाचक तो क्या होते हैं विधानवाचक? देखिए जिन वाक्यों में कई बार क्या होता है कि विधान यानी कि आपने जो भी बात कही है या जो भी कार्य हुई है उसको सामान्य तौर पर आपने कह दिया हो, ठीक है। कोई भी बात है उसको सामान्य तौर पर अगर कह दिया गया है तो उसको हम कहेंगे कि ये विधानवाचक वाक्य है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? जिन वाक्यों में क्रिया को करने क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो, यानी कि क्रिया हो रही है या क्रिया की जा रही है, ये सामान्य रूप से बताया गया हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए जहां पर आपको क्रिया के होने के बारे में सामान्य रूप से बताया जा रहा हो कि कोई काम हो रहा है तो उसको सामान्य रूप से बताया जा रहा है। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, अध्यापिका कक्षा में पढ़ाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य रूप से आपको बताया जा रहा है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे
वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो ये आपका यहाँ पर शब्द है कि वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, या अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आते हैं। तो इस तरह से सामान्य कथन, कोई भी जो बात है उसको सामान्य रूप से अगर कह दिया गया है तो उसमें हम विधानवाचक वाक्य उन्हें कहेंगे। ठीक है, अगला हमने क्या लिखा था, इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी सामान्य रूप से जो भी बात कही गई है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, निषेधवाचक। निषेधवाचक। निषेधवाचक, देखिए आपको नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है। निषेधवाचक हमने कहा यानी कि जिन वाक्यों में आपको नहीं का भाव प्रकट हो रहा हो। निषेध का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, तो जिन वाक्यों में आपको नहीं का भाव प्रकट हो रहा है, जैसे कि जो मेधावी छात्र होते हैं वो परीक्षा में नकल नहीं करते, अच्छे बच्चे शैतानी नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसपे नहीं का भाव आ रहा है, नहीं ना का भाव आ रहा है, वो आपके निषेधवाचक वाक्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का भाव प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का भाव प्रकट हो रहा हो। ठीक है, तो निषेधवाचक वाक्य, तो जैसे कि हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, मेधावी छात्र परीक्षा में, मेधावी छात्र नकल नहीं करते। मोहन ने अपना गृह कार्य नहीं किया। ठीक है, तो जहां पर नहीं का भाव आ रहा है, जहां पर कार्य के नहीं होने के बारे में बात हो रही है कि जिस वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं हुई है, क्रिया के नहीं होने के बारे में जहां पर बताया जा रहा है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। बाकी और भी एग्जाम्पल इस तरह के आप इसमें लिख सकते हैं, बाकी के एग्जाम्पल जहां पर नहीं का भाव आपका आ रहा है। अगला है आपका संदेहवाचक। नंबर 3 है आपका संदेहवाचक
वाचक। संदेहवाचक क्या होते हैं? संदेहवाचक, संदेह यानी कि जहां पर किसी भी वाक्य में कोई संदेह या किसी भी संभावना का बोध होता है या किसी बात पर संदेह प्रकट किया जाता है। जब किसी वाक्य में हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई संदेह प्रकट किया जा रहा है, कोई संभावना जताई जा रही है, तो उसको हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, जहां पर संभावना जताई जा रही हो या जहां पर संदेह किया जा रहा हो, उसे हम संदेहवाचक शब्द कहेंगे। तो देखिए, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, संदेह या संभावना का जहां पर बोध होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम वाक्यों को। मुझे नहीं लगता कि वह पास हो पाएगा। शायद आज वर्षा हो। ठीक है, तो इस तरह से जहां पर संदेह जताया जा रहा है, जहां पर किसी बात पर की संभावना जताई जा रही है, तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि वह पास हो पाएगा। तो संदेह जताया जा रहा है, यहाँ पर संदेह जताया जा रहा है कि वो पास नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पर संदेह जताया जा रहा है वाक्य में। अगला है शायद आज वर्षा हो, तो इस बात पर भी संदेह जताया जा रहा है, इस बात की संभावना की जा रही है कि वर्षा हो सकती है, कि आज वर्षा हो सकती है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आप इसमें लिखेंगे जिसमें आपको संदेह का बोध हो रहा हो या संभावना का बोध हो रहा हो। जहाँ पे संभावना जताई जा रही हो या संदेह जताया जा रहा हो, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 4 है इच्छावाचक। इच्छावाचक, नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा है कि इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। इच्छावाचक यानी कि जहां पे कोई इच्छा या मन की कोई ऐसी आशा या कोई कामना व्यक्त की जा रही हो, बोली जा रही हो, कही जा रही हो, तो उसको हम कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, यानी कि जहां पे हमारे मन की कोई आशा, मन की कोई इच्छा या कोई कामना, ठीक है, उसको दिखाया जा रहा हो। तो यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं हम। जिन वाक्यों में
वक्ता की, वक्ता यानी कि बोलने वाला, ठीक है। श्रोता यानी कि सुनने वाला, वक्ता यानी कि बोलने वाला। तो यहाँ पे हमने कहा हम कैसे पता चलेगा हमें कि ये इच्छावाचक वाक्य है। तो जो वक्ता है, जो उस वाक्य को बोल रहा है, वक्ता की इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद, आदि का भाव प्रकट हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जहां पर कोई जो वक्ता जो उस बात को बोल रहा हो उसकी इच्छा, आशा या कामना या कोई आशीर्वाद प्रकट हो रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे एक, जैसे हम कहते हैं भगवान आपको सदा स्वस्थ या सुखी रखे। भगवान आपको सदा सुखी रखे। तो इसमें देखिए आशा भी आ रही है, कामना भी आ रही है, इच्छा भी हो रही है और आशीर्वाद का भाव भी प्रकट हो रहा है, भगवान आपको सदा सुखी रखे। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल जहां पर कोई आशा, कोई कामना, कोई इच्छा प्रकट की जा रही हो, ठीक है। तो ये आप और भी इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये है कि इच्छा से जुड़े हुए 2 से 3 एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। अगला है आपका प्रश्नवाचक। नंबर 5 आता है आपका प्रश्नवाचक। देखिए बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, ठीक है। तो उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। यहाँ पे जहां पे हमें पता चलता है कि कोई प्रश्न किया जा रहा है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसको हमने कहा प्रश्नवाचक, ठीक है। तो जिन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जहां पर आपको प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है, जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको आप प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। यहाँ पर वाक्यों की बात हो रही है तो उसको आप प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तो जैसे
क्या तुम विद्यालय, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? तुमने क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? तो इस तरह के वाक्य जहां पर आपको प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है, जहां पे आपको लग रहा है कि कोई प्रश्न किया जा रहा है, तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप प्रश्नवाचक वाक्यों के यहाँ पर दे सकते हैं। तो सब में अभी तक हमने जितने 5 के 5 हमने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपके वाक्य पढ़े हैं, तो सभी वाक्यों को आप सभी वाक्यों पर आप यहाँ पर एक एक शब्द आप बनाएंगे सभी वाक्यों पर, ठीक है। इसी तरह से अगला है हमारा संकेतवाचक, नंबर 6, संकेतवाचक। संकेतवाचक, तो संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? देखिए, किसी वाक्य में जब किसी भी वाक्य में जब एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, ठीक है, संकेत की बात की जा रही है, यानी कि एक तरह से एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर डिपेंड है, दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। यानी कि संकेत मिल रहा है उसमें पहले वाक्य से दूसरे वाक्य को, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। जिन वाक्यों में एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यानी कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसको हम कहते हैं संकेतवाचक। देखिए, यानी कि दूसरी क्रिया के लिए वहां पर पहली क्रिया से संकेत मिल जाते हैं दूसरी क्रिया को, ठीक है, तो उसे हम निर्भर करता है, उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम देखते हैं। तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तुम परिश्रम करते तो
अवश्य सफल होते। यहाँ पर बताया गया है कि जो अगर आप परिश्रम करते तो आप जरूर सफल होते, आप अवश्य ही सफल होते। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया है, संकेत दे दिया गया है कि सफल होने के लिए परिश्रम करना जरूरी है। सफल होने के लिए परिश्रम करना जरूरी है। अगर आप परिश्रम करेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी कारण आप जब घर जाएंगे तो आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे और फिर सब में आप जब एक एक एग्जाम्पल अपने मन से बनाकर लिखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उनको वाक्यों को में अंतर कर पाएंगे कि कौन सा वाक्य किस तरह का है। जैसे हमने कहा विधानवाचक, तो इसमें केवल आपको कोई भी ऐसा, देखिए कई बार हम विधान में नहीं समझ पाते कि क्या है, तो देखिए जहां पर वाक्य को सीधे सीधे बोल दिया जा रहा हो, यानी कि उसमें सामान्य तौर पर किसी बात को कह दिया जा रहा हो तो उसको कहते हैं विधानवाचक। और इसी तरह से हमने कहा निषेधवाचक, तो जहां पर काम के लिए निषेध प्रकट किया जा रहा हो, यानी कि ये बताया जा रहा हो कि काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर बताया जा रहा हो कि काम नहीं हुआ है तो वो निषेधवाचक वाक्य है। वहां पर आपको क्लियर कर दिया गया है कि आपका काम नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा संदेहवाचक, यानी कि जहां पर आप वाक्य में देखते हैं कि कोई संभावना प्रकट हो रही है, कोई संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो कोई संदेह प्रकट किया जा रहा है तो वहां पर आप कहेंगे कि ये आपका संदेहवाचक वाक्य है। तो इस तरह से हमने वाक्यों के भेद में आपको यहाँ पर 6 भेद हमने वाक्यों के अभी तक पढ़ चुके हैं हम। तो बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद पढ़े और अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 6 भेद हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से, अर्थात जब आप वाक्य को पढ़ते हैं तो किस तरह का अर्थ उसका निकल रहा है, यानी कि अगर आपने पढ़ा वाक्य को और उसका अर्थ निकल रहा है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तो आपने कह दिया कि ये प्रश्नवाचक है। कहीं पर आपने वाक्य को पढ़ा और आपको लगा कि वक्ता की इच्छा यहाँ पर प्रकट हो रही है, तो आपने उसको कह दिया संदेहवाचक या आशावाचक या इस तरह का जो भी शब्द है। तो इसी तरह से बाकी के जो भी हमारे इसके भेद हैं इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और उसके बाद हमारा दूसरा इसका महत्वपूर्ण पार्ट आएगा जो कि है रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, तो जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज जो भी आपको होमवर्क यहाँ पर दिया गया है उसको घर पर जरूर एक बार देख लें, जरूर एक बार घर पर करें। और आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।